हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। तो हमने हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नाउन का टॉपिक, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में फर्स्ट टॉपिक था। सो आज हम उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, नाउन के क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज An earthquake is a natural phenomena and nobody can check it. Be sure. So इस sentence में हमें error spot करना है. What's the error in this sentence? And we have to correct it. So let's see इसमें क्या error है. So we can see N हमारा article है. Earthquake is our noun here. यहाँ तक correct है. Is our verb. ए हमारा फिर आर्टिकल है. नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? हमारे फिनोमिना को क्वालिफाई कर रहा है. फिनोमिना इज अवर नाउन हियर. बट यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ फिनोमिना की प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है. फिनोमिना इज प्लूरल, बट इसके लिए आर्टिकल कौन सा यूज किया गया है? आर्टिकल ए यूज किया गया है. सो आर्टिकल ए किसके लिए यूज होता है? हमने देखा था कि सिंगुलर केस में ए यूज होता है. ए और एन जो हमारे वो हमारे सिंगुलर नाउन को क्वालिफाई करता है. सो आर्टिकल हमारे यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है और नाउन हमारे यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है. सो हम इसको करेक्ट करेंगे. फिनोमिना के हम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी. सो प्लूरल फॉर्म यहाँ पे हमारी गलत होगी और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Phenomenon. This is the singular form of phenomena. So अब ये सेंटेंस ऐसे होगा, an earthquake is a natural phenomenon and nobody can check it, be sure. So here is my second sentence. His honesty was admired by one and all in the village. So इस सेंटेंस में देखेंगे क्या एरर है और उसको करेक्ट करेंगे. So we can see in the very beginning of this sentence जो हमें दिया हुआ है his honestly. His is our what? Possessive adjective here. Possessive adjective. तो हमने हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ये देखा था कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमारे क्या आता है? नाउन आता है. एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आता है ऑलवेज. बट यहाँ पे क्या है? ऑनेस्टली. ऑनेस्टली इज व्हाट? इट इज एन एडवर्ब. सो हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये एरर देखने को मिल रहा है. तो ऑनेस्टली का अगर हम नाउन बनाएंगे तो ऑनेस्टली का नाम क्या होगा? ऑनेस्टी. सो व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस? हिज ऑनेस्टी वाज एडमायर्ड बाय वन एंड ऑल इन द विलेज. सो इट विल बी आवर करेक्ट सेंटेंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The walk of this magnificent building is 50 feet high and its paintings are very striking. So इसमें देखेंगे क्या एरर है एंड उसको करेक्ट करेंगे. सो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं ये वोक लिखा हुआ है, यहाँ पे वोल होगा. वोल एल आएगा यहाँ पे. The wall of this magnificent building is 50 foot high. See, 50 foot high. यहाँ पे हमारा नंबर क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है. 50 is plural हमारा नंबर. बट यहाँ पे जो फुट है ये क्या है? हमारी ये सिंगुलर फॉर्म इसकी लिखी हुई है. सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू 50. इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसकी प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे. सो फुट को अगर हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे, ये क्या हुआ? फीट. हमने लास्ट क्लास में देखा था जब हम सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना सीख रहे थे. कुछ हमारे नाउन ऐसे थे जिनको हम एस लगा के प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहे थे. कोई हमारे नाउन थे जिसको हम ईएस की हेल्प से, किसी को आईईएस की हेल्प से हम चेंज कर रहे थे. सो ये सब हमने देखा था कि हम और कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे थे, नाउन ऐसे थे जिनमें हम वोवल को चेंज कर रहे थे. और
ये उसी का एग्जाम्पल है। लाइक इसमें हमारे जो वोवल आ रहे हैं डबल ओ, इसको हम डबल ई में चेंज कर दे रहे हैं और ये इसकी प्लूरल फॉर्म बन जा रही है। So sentence will be, the wall of this magnificent building is 50 feet high. It will be 50 feet high and its paintings are very striking. So यहाँ पे हमारा जो फुट है उसको हम इसके प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देंगे। लाइक हमने कुछ और भी इसके एग्जाम्पल किए थे, जैसे हमारा टूथ है, टूथ इज अवर सिंगुलर फॉर्म एंड टीथ विल बी इट्स प्लूरल फॉर्म। So let's see our next sentence. The brethren of this locality are always at daggers drawn without any apparent reason. So sentence में देखेंगे क्या एरर है। daggers drawn हमारा होता है enmity, enmity या हम इसको बोल सकते हैं conflict. So look at the error. So, अगर हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही देखें, दी ब्रेदरन्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रेदरन्स, यहाँ पे एस नहीं आएगा क्योंकि ब्रेदरन अपने आप में ही प्लूरल है, अपने आप में ही ये क्या है, प्लूरल नाउन है ब्रेदरन, विच मीन्स पीपल ऑफ सेम सोसाइटी। So people belonging to the same society are collectively known as brethren. It's our collective noun. Brethren is our collective noun. So इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं भाईचारा। हिंदी में हम इसको बोलेंगे भाईचारा। So the people belonging to the same society are collectively known as brethren. So इसमें हम एस नहीं लगाएंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए, बिकॉज ब्रेदरन अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन है। सो अवर करेक्ट सेंटेंस विल बी, द ब्रेदरन ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट daggers drawn विदाउट एनी अपीरेंट रीजन। यहाँ पे daggers drawn का भी हमने मीनिंग देख लिया है। सो ये फ्रेज वेरी कॉमनली यूज्ड है, हमारे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, सो इसको हम नोट करेंगे, एनिमिटी या कन्फ्लिक्ट इसका मीनिंग है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here it is, load of rubbish is seen at the sides of road before the municipality sweepers come to sweep it out. So इसमें देखेंगे क्या एरर है। So load of rubbish, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही हमें एरर देखने को मिल गया, लोड ऑफ रबिश। ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, कलेक्टिव नाउन से लिया गया है। सो हमने देखा था हमारे लास्ट क्लास में, जो हम देख रहे थे कि कुछ कलेक्टिव नाउन हमने देखे थे विच वर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सो लोक हमने क्या देखा था, लोक इज व्हाट, ग्रुप ऑफ हेयर्स, ग्रुप ऑफ हेयर। सो हेयर को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, लोक बोल देते हैं। बट ये किसके साथ, रबिश के साथ यूज हो रहा है, कूड़े कचरे के साथ यूज हो रहा है। बट रबिश के साथ हम क्या यूज करते हैं, हीप ऑफ रबिश, कूड़े का ढेर, हीप ऑफ रबिश। सो किस नाउन को कलेक्टिव नाउन में यूज करने के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे स्पेसिफिकली, ये हमें याद करना होगा। जैसे लोक है हमारा ग्रुप ऑफ हेयर्स के लिए यूज हो रहा है, हीप हमारा रबिश के लिए यूज हो रहा है। सो our correct sentence will be, heap of rubbish is seen at the sides of road before the municipality sweepers come to sweep it out. So next one is, the bride was clapping and praising the heart-touching performer. So क्या error है इस sentence में? Let's see. So इस sentence में भी हम देख सकते हैं the bride. The हमारा क्या हो गया, the is our article here. So
सो इसके बाद हमारे क्या आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं। बट प्राइड इज व्हाट, जो सेंटेंस इसने बोला है कि किसी ग्रुप की बात कर रहा है, वो क्लैपिंग एंड प्रेजिंग, क्लैप कर रहे थे और प्रेज कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे किसकी, हार्ट टचिंग परफॉर्मर्स की। बट परफॉर्मर्स का और प्राइड का दोनों का आपस में कोई हमें रिलेशन नहीं दिख रहा है, बिकॉज प्राइड इज व्हाट, प्राइड इज अ ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड इज अ ग्रुप ऑफ लायंस। सो इसका हमें यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है सेंटेंस का इस वर्ड के साथ। सो विच वर्ड विल बी रिप्लेस हियर, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑडियंस, द ऑडियंस। सो प्राइड को हम रिप्लेस करेंगे ऑडियंस से। सो अवर करेक्ट सेंटेंस विल बी द ऑडियंस वाज क्लैपिंग एंड प्रेजिंग द हार्ट टचिंग परफॉर्मर। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The table's legs are broken. See what's the error in this sentence. So ये हमारा केस कौन सा आ गया, पोजेसिव केस, पोजेसिव केस, जिसके हमने मेन 2 रूल्स पढ़े थे कि जो हमारी लिविंग थिंग्स है या लिविंग पर्सन्स है, उनके पोजेशन को हम बाय एपोस्ट्रोफी एस शो करेंगे। बट जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको हम जनरली ऑफ प्रीपोजिशन के यूज से उनके पोजेशन को शो करेंगे। So here is our example. The table's legs are broken. So table is what? Living or non-living? Table is our non-living material. It is non-living. So इसके साथ apostrophe s का यूज हो रहा है. So it is not justified here. So इसको हम कैसे चेंज करेंगे? The leg of table. The leg of table. So our correct sentence will be the legs of table are broken. The legs of table are broken. Next one is, it is his mother's sister's son's house. So generally हमारा okay, 2 nouns का पोजीशन ही हमारा आता है, 3 का नहीं आता है। So हम इसको 2 नाउन के साथ ही बनाएंगे, डबल पोजीशन के साथ। See what's the error? सो इस केस को हम बोलते हैं मदर्स सिस्टर्स हाउस, जिसमें डबल पोजीशन शो किया गया है। इट्स कॉल्ड सीक्वेंशियल पोजीशन, सीक्वेंशियल पोजीशन। हाउ डू वी करेक्ट इट, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं L1, सॉरी, sequential position. L1s, L2s position. ये केस ऐसे दिया हुआ है हमें, बट हाउ डू वी कन्वर्ट इट, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोजीशन ऑफ L1s, L2. So let's convert it. यहाँ पे L1 हमारा क्या है, L1 is mothers, L2 is our L2 is our sisters and possession is our house. So इसको हम कैसे convert करेंगे, possession सबसे पहले हम लिखेंगे possession house, उसके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ऑफ, हाउस ऑफ L1, L1's mothers, house of mothers, then L2 mother's sister. सो इस सिक्वेंशियल पोजीशन को हम ऐसे नहीं शो करेंगे, डबल
टाइम हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके हम इसमें प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे. सो इट विल बी it is house of his mother's sister. It is house of his mother's sister. So it will be our correct sentence here. Let's move to the next one. Okay, यहाँ पे हमारे कुछ प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स आ गए हैं, बट वी हैव नॉट कवर्ड दैट टॉपिक येट. सो इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में जब हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा. I know nothing about his whereabout. Do you? So इसमें देखेंगे हम क्या एरर है और उसको करेक्ट करेंगे. So I know nothing about his whereabout. What is whereabout? It is not any word in our English. हमारा वर्ड होता है whereabouts. Whereabouts, which means location or position. So इस वर्ड को ओनली हम करेक्ट करेंगे इस सेंटेंस में. So we will write it as I know nothing about his whereabouts. Do you? So ये हम करेक्शन करेंगे. whereabout को हम whereabouts लिखेंगे. ये हमारा कोई वर्ड नहीं होता है, ये ऑलवेज एस के साथ ही लिखा जाता है. So next one is now I have come to know why he always remains at Logger's Head with his wife and mother-in-law. So इस सेंटेंस में देखेंगे क्या एरर है. So now I have come to know why he always remains at Logger's Head. This is our main word here, which is to be corrected. So Logger's Head. Okay, this is a compound noun. और हमारे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंपाउंड नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं. सिंगुलर से प्लूरल में हम उसको चेंज करते हैं तो कंपाउंड नाउन में जो भी मेन वर्ड होता है हम उसके साथ एस ऐड करेंगे, ना कि उसके लास्ट में या कहीं बीच में या कहीं स्टार्टिंग में, बट उसका जो भी हमारा मेन वर्ड होता है उसमें ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ. सो इसमें हमारा मेन वर्ड कौन सा है, हमारा ये भी कंपाउंड नाउन है. सो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते मदर इन लॉज, बिकॉज इसमें मेन वर्ड हमारा कौन सा, मेन पॉइंट इज अवर मदर. सो वी विल राइट इट एज मदर्स इन लॉ. सो ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्लूरल फॉर्म में. सो सेम इज द केस हियर. लोगर्स हेड यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वी विल राइट इट एज लोगर हेड्स. वी विल राइट इट एज लोगर्स हेड, लोगर हेड्स, which means to be in disagreement. Disagreement or conflict. So right sentence will be now I have come to know why he always remains at loggerheads with his wife and mother-in-law. So let's move to the next sentence. Language consists of several stratums, said a linguistic in his lecture on language and linguistics. Find the error in this sentence. So language consists of several stratums. We can see यहाँ पे हमारे जो है several stratums. Stratums is it is our noun here, but we do not convert it with the help of s. Stratum is our singular noun. Singular noun. और इसको हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, strata. Stratum mean
It means level. And strata is our plural noun. So it means levels. So our correct sentence will be, language consists of several strata, said a linguistic in his lecture on language and linguistics. So our next sentence is, women athletes have performed far better than men athletes this sports season. So we can see यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट दिया हुआ है women athletes, ये भी हमारा प्लूरल फॉर्म में है. women ये हमारा प्लूरल फॉर्म में हैव परफॉर्म फार बेटर देन मैन. बट जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है हमारे सब्जेक्ट का, हमारे विमेन का जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है मैन एथलीट्स. सी इसमें दोनों का हमने प्लूरल बनाया है, विमेन का भी प्लूरल बनाया है और एथलीट्स में भी हमने ऐसे ऐड करके इसका प्लूरल बनाया है. बट जिससे हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं इसको भी हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे. सो इट विल बी रिटन एज मैन. सो ये हमारी करेक्ट फॉर्म हो गई सेंटेंस की. सो जिन दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन दोनों नाउन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों या तो वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे या फिर दोनों ही प्लूरल फॉर्म में होंगे. ऐसा हम नहीं कंपैरिजन कर सकते कि एक नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में रख रहे हैं और दूसरे को प्लूरल फॉर्म में. सो नेक्स्ट वन इज, Wordsworth's poetry is characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of nature. So we can see इसमें भी हमारे पोजेशन का केस आ रहा है. Wordsworth इसको हम एपोस्ट्रोफी एस से हम इसका पोजेशन शो कर रहे हैं. बट Wordsworth's poetries which is our noun here, कि पोएट्री का हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है पोएट्री. बट इट इज नॉट लाइक दैट कि हमने देखा था कि जिस भी हमारे नाउन में वाई आ रहा है उसको हम आई ई एस से कन्वर्ट कर देंगे. यहाँ पे सेम केस किया हुआ है बट इट्स नॉट गोइंग टू बी करेक्ट. सो पोएट्री, बिकॉज पोएट्री अपने आप में ही प्लूरल नाउन है. बिकॉज पोएट्री इज व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ पोएम्स. पोएट्री इज अ ग्रुप ऑफ पोम्स. सो ये अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है. सो हम पोएट्री को यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पोएट्रीज बट पोएट्री. वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सबटल डिस्क्रिप्शन. सो नेक्स्ट वन इज, owing to his heavy engagement he could not write even 2/3 of the book which the publication expected before January. Find the error in this sentence and correct it. Okay, see इस सेंटेंस में हमें जो फ्रेज दिया हुआ है 2/3 of the book. So 2/3, 2 हमारा जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इसके साथ हम ऑलवेज क्या है, इसके आगे जो भी हमारा नंबर होगा, जो भी इसको क्वालिफाई करेगा, ओके इट्स अ कंपाउंड नाउन वी कैन सी. सो इट विल बी ऑलवेज प्लूरल. 2 के साथ जो भी यूज होगा नंबर आगे, 2/3 इट विल बी 2/3. अगर ये होता हमारा 1/3 बिकॉज 1 हमारा क्या है, 1 इज अवर सिंगुलर नाउन. सो इसके साथ हम थर्ड यूज कर सकते थे. बट जब हमारे यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, सो 2 के साथ हम यहाँ पे थर्ड्स यूज करेंगे. सो 2/3 ऑफ द बुक विच द पब्लिकेशन एक्सपेक्टेड बिफोर January. Let's see our next question. The boy was the son of a judge who died. And a hint in this sentence is the boy died. So let's correct it. Okay, so we can see the is our article here, boy is our noun here, was is our verb. So यहाँ पे किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे हमें दी जा रही है, बॉय के बारे में, हमारे नाउन के बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. Boy is our subject here. So the boy was the son of a judge who died. बट सेंटेंस से हमें लग रहा है कि ये जज की डेथ की बात कर रहा है. बट इसने जो हिंट दिया उसमें हमें बताया गया कि द बॉय डाइड. सो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे,
सो हेयर इज अवर रूल कि जिस भी नाउन के लिए हम ये रिलेटिव हमारा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हु, सो वो उसके जस्ट बाद यूज किया जाएगा। हमारे इस नाउन के जस्ट बाद उसको रिलेट करेंगे, प्लेस करेंगे उसको यहाँ पे, लाइक द बॉय हु डाइड was the son of a judge. So this sentence will be written like this. So यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जज हु डाइड, सो हमने जज के जस्ट बाद हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन प्लेस कर दिया, जो क्या बता रहा है हमें कि जज की डेथ की बात कर रहा है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, इस फ्रेज को हम प्लेस करेंगे हमारे नाउन के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमें। सो ये रिलेट करेगा हमारे बॉय को। सो ये अब हमारा हिंट यहाँ पे जस्टिफाई हो गया, द बॉय डाइड। सो नेक्स्ट वन इज whatever comes is welcome. Let's see what's the error in this sentence. So whatever is here, whatever हम किसके लिए, what हम किसके लिए यूज करेंगे, it's used for non living things. हमारे लिविंग के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, whoever. लिविंग के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, whoever. So the sentence will be whoever comes is welcome. So next sentence is, it's a pity that even 5-year-old boys are engaged in hazardous factories. What's the error in this sentence? So we can see यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है 5-year-old boys. Boys is our plural noun here. So कई बार हमें क्या लगता है कि हमारा नाउन भी प्लूरल है, तो जो एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है उसको ही हम प्लूरल कर देते हैं। बट एडजेक्टिव इज नेवर कन्वर्टेड टू द प्लूरल फॉर्म। एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इट विल ऑलवेज बी इन द सिंगुलर फॉर्म। सो ये पूरा हमारा क्या है, इट्स अवर एडजेक्टिव 5-year-old। ये हमारा एडजेक्टिव है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉयज को डिस्क्राइब कर रहा है। सो ईयर्स को हम यहाँ पे प्लूरल नहीं करेंगे, इसको हम सिंगुलर रखेंगे। सो इट विल बी, इट्स अ पिटी दैट इवन 5-year-old बॉयज आर एंगेज्ड इन hazardous factories. So our next sentence is, she misplaced her spectacle and is now feeling great difficulty in studying. So इस sentence में कहाँ पे error है, let's see. So we can see our noun here, her spectacle. It's again our possessive adjective and spectacle is our noun here. So क्या error है इसमें, spectacle हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, but spectacle is always written as it's in plural form, like spectacles. Spectacles. So spectacles always अपनी ये प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं, अगर हम इसको एज अ सिंगल स्पेक्टेकल मीन्स इसकी सिंगुलर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें, सो उसको हम कैसे लिखेंगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, इट विल बी अवर सिंगुलर नाउन। बट इसकी सिंगुलर फॉर्म में भी हम इसको स्पेक्टेकल्स ही लिखेंगे। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने यूज कर दिया अ पेयर, जो बता रहे हैं कि सिर्फ एक स्पेक्टेकल्स की एक पेयर की यहाँ पे बात हो रही है। सो इसको हम ऑलवेज कैसे लिखेंगे, स्पेक्टेकल्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। सो अगेन हमारे यहाँ पे कंपाउंड नाउन का केस आ गया है, जो हमने पहले भी देख लिया। इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, लेट्स सी। सो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डॉटर इन लॉज, जो हमारा अगेन कंपाउंड नाउन का केस आ गया है। बट अभी हमने हमारे क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि कंपाउंड नाउन को अगर हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज करेंगे। हमारी कंपाउंड नाउन का जो भी मेन वर्ड है हम उसमें ऐड करेंगे उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। बट यहाँ पे लॉज में ऐड किया हुआ है, बट इसमें हमारा मेन वर्ड कौन सा है, हमारे कंपाउंड नाउन में डॉटर इज अवर मेन वर्ड, सो वी विल राइट इट एज डॉटर्स इन लॉ। So the correct sentence will be she speaks very highly of both her daughters-in-law. Next sentence is I had a hard time paying the driver as I had only 100 rupee note. कहाँ पे error है इस sentence में? Let's see. सो ये सेंटेंस ये क्या बोलना चाह रहे हैं सब्जेक्ट इसमें, आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर, कि वो उसका बहुत मुश्किल टाइम था ड्राइवर को पे करते टाइम, एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पास सिर्फ एक नोट था 100 रुपए का, एक नोट था 100 रुपए का। ही इज सेइंग एक 100 रुपए का नोट। बट हमने क्या लिखा हुआ है, 100 रुपी नोट। एक तो हमने इसको यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक 100 रुपए का नोट जो वो बोल रहे हैं, अ 100 रुपी नोट, अ 100 रुपी नोट। सो अगर हमारी कोई यूनिट दी हुई है लाइक 100, 1000, मिलियन, तो अगर उसके आगे हमारा कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में, लाइक hundreds of students, millions of people. बट ऑन दी अदर हैंड अगर इनके आगे हमें कोई नंबर दिया हुआ है, सो वी विल राइट देम एज 100, 3 मिलियन, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, हमारी सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमारे एक नोट की बात हो रही थी, सो हम यहाँ पे लिखेंगे अ 100 रुपी नोट, हम इसको प्लूरल नहीं रखेंगे यहाँ पे। So it will be our correct sentence here. I had a hard time paying the driver as I had only a 100 rupee note. Let's move to our next sentence. They are awaiting advices from their top think tank. Let's see, कहाँ पे error है इस sentence में। So they are awaiting advices from their top think tank. टॉप थिंक टैंक हमारा क्या होता है, ये रेफर करता है हमारे रिसर्चर को, रिसर्चर जो हमारी कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी डिस्कवरी कर रहे हैं। सो यहाँ पे तो हमें कोई एरर नहीं दिख रहा, बट दे आर अवेटिंग, ओके ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हमारी मेन वर्ब है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एडवाइसेस, यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है। सो व्हाट्स द एरर, एडवाइसेस को हम
एस के साथ नहीं लिखेंगे बिकॉज एडवाइस इज अवर अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट क्लास में हमने नाउन के टाइप डिस्कस किए थे। सो काउंटेबिलिटी के बेस पे हमने 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया था। वन इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। सो हमने बोला था कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है उसको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, जिसके अंडर हमारे आ रहे थे कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। बट जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन थे लाइक प्लूरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, उनको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आ रहे थे। So advice is our uncountable noun. So इसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ओनली एडवाइस। अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बाय एडिंग एस तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सो वी विल राइट लाइक 2 pieces of advice और 3 pieces of advice। so ऐसे हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक ही गेव मी 2 pieces of advice। so ऐसे हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। so next one is the room where we all sat were full of furnitures। so इसमें क्या एरर है? let's see। So the room where we all sat were full of furnitures। so पहली बात तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है द रूम, कोई एक स्पेसिफिक रूम की बात हो रही है। so हमारा नाउन यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। the room where we all sat were full of furnitures। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो लगाई हुई है प्लूरल। so verb comes according to our subject। so अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी यहाँ पे सिंगुलर होनी चाहिए। so यहाँ पे वर्ब ना होके बोज होगा। एंड फुल ऑफ फर्नीचर्स, फर्नीचर्स यहाँ पे फर्नीचर्स को हम बाय एडिंग एस नहीं लिखते, फर्नीचर ऑलवेज ऐसे ही लिखा जाता है। सो सेम इज द केस हियर, इट इज ऑल्सो अवर अनकाउंटेबल नाउन। So our correct sentence will be the room where we all sat was full of furniture। Let's see our next sentence। The Indian economy has traveled through an eventful period through the last 3 decades। What's the error? सो वी कैन सी हमारा आर्टिकल यहाँ पे द लगा हुआ है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? हमारी द इंडियन इकोनॉमिक्स। सो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल रहा है जो दी है वो हमारा आर्टिकल है। इंडियन इज अवर, इट इज अवर आर्टिकल, इंडियन इज अवर एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होगा नाउन। बट यहाँ पे अगेन ये इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिख दे रहा है। सो इसको हम नाउन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इकोनॉमी। So our correct sentence will be the Indian economy has traveled through an eventful period through the last 3 decades। So our next sentence is death I am not afraid of you। इसमें हमें करना है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा डेथ कौन सा केस है नाउन का। नाउन के केसेस हमने पढ़े थे, 7 केसेस हमने पढ़े थे। पोजेसिव केस पढ़ा था, जैसे हमने वोकेटिव केस पढ़ा था। सो ये कौन सा केस है? सो एक केस हमने पढ़ा था हमारे नाउन केस में कि जब हम किसी को एड्रेस करके, किसी को संबोधित करके बोल रहे हो, लाइक राम कम हियर, यस यू क्लोज द विंडो, सिया
डू योर होमवर्क। सो जब हम किसी को एड्रेस करके बोल रहे होते हैं, सो इट्स अवर वोकेटिव केस। सो यहाँ हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, डेथ को एड्रेस कर रहे हैं, दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, सो इट विल बी अवर वोकेटिव केस, vocative case. So let's move to the next sentence. Moon's face is glowing like a married bride. So इसमें अगेन हमारा क्या आ गया, पोजेशन का केस आ गया, मून्स फेस, सी द एरर। सो पोजीशन में हमने अभी क्या डिस्कस किया था, हमारा एक क्वेश्चन आया था जो टेबल स्लैग वाला, कि नॉन लिविंग जो हमारी थिंग्स होते हैं उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे, उसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन को यूज करेंगे पोजीशन शो करने के लिए। सो वी विल थिंक कि मून भी हमारा नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ हम एस क्यों यूज करें पोजीशन में, बट दिस सेंटेंस इज राइट, ये करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। और ये करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि हमारा एक एक्सेप्शनल केस होता है नॉन लिविंग्स में, नॉन लिविंग जो हमारे होते हैं, जब हम उनका पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं, पर्सोनिफिकेशन हमने उनका कर दिया, या वी कैन से मानवीकरण हमने कर दिया। सो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी नॉन ह्यूमन थिंग को हम हमारी ह्यूमनली क्वालिटी हम उसको डेडिकेट कर देते हैं। सो मून को भी हम यहाँ पे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दैट मून्स फेस इज ग्लोइंग लाइक अ न्यूली मैरिड ब्राइड। मून को किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, एक न्यूली मैरिड ब्राइड से कंपेयर कर रहे हैं। सो मून को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, इसका मानवीकरण किया जा रहा है, एक ह्यूमन से, इसको ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया जा रहा है। सो इट्स राइट, जब भी हम नॉन लिविंग थिंग का पर्सोनिफिकेशन करेंगे, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग या कोई ह्यूमनली क्वालिटी हम उसको डेडिकेट करेंगे, सो उसको हम उसके पोजीशन को हम एपोस्ट्रोफी एस से शो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज the government is planning to implement all the 4 labor codes on a single date later next year. Was the error? तो हमारा जो ये यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है 4 लेबर कोड, सो 4 हमारा जो नंबर दिया है वो क्या है हमारा यहाँ पे, इसके साथ हमें लग रहा है कि प्लूरल नाउन आना चाहिए। सो लेबर इज नॉट अवर नाउन, ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में है। अगर यहाँ पे लेबरर होता तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, बट 4 नीड्स अ प्लूरल नाउन। सो इसका नाउन कौन सा होगा, इन दोनों को अगर हम एज एडजेक्टिव रख ले, सो नाउन विल बी अवर कोड विल बी अवर नाउन हेयर, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे कोड्स में, प्लूरल फॉर्म में। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट ऑल द 4 लेबर कोड्स ऑन अ सिंगल डेट लेटर नेक्स्ट ईयर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, which is a great number of out-of-pocket expenditure often frustrates continuation of treatment of or adherence to drug regimens. So let's find the error. So a great number of out of pocket expenditure, यहाँ पे जो हमारा नाउन आ रहा है एक्सपेंडिचर, ये हमारा नाउन है, और इसके लिए क्या यूज किया गया है, अ ग्रेट नंबर, बट वी कैन सी एक्सपेंडिचर इज अवर अनकाउंटेबल नाउन, एक्सपेंडिचर इज अवर अनकाउंटेबल नाउन, जिसके लिए हम नंबर का यूज तो कर ही नहीं सकते। सो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारा क्या यूज होगा, अमाउंट, वी विल यूज अमाउंट। नंबर हमारा किस केस में यूज होता है, नंबर हमारा यूज होता है काउंटेबल नाउन के केस में। सो अवर सेंटेंस विल बी
A great amount of out-of-pocket expenditure often frustrates continuation of treatment or adherence to drug regimens. Let's see our next sentence. Afghanistan lost hundreds of thousands of people, both civilians and soldiers. So what's the error? अभी हमने हमारे एक सेंटेंस में डिस्कस किया था कि जहां भी हमारी कोई यूनिट आ जा रही है 100, 1000, मिलियंस, अगर उसके आगे कोई नंबर नहीं है जो उसको क्वालिफाई कर रहा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे. सो आवर सेंटेंस विल बी अफगानिस्तान लॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बोथ सिविलियंस एंड सोल्जर्स. सो इट विल बी हंड्रेड्स. अगर यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे 100 होता, 200 होता, 300, तो यहाँ पे हमें इसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं थी. बट एज इसके आगे हमें कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहे इसको क्वालिफाई करने के लिए, सो वी विल राइट इट इन द प्लूरल फॉर्म. Our next sentence is, despite the cacophony of the bustling city, the children, engrossed in their imaginative play, remained oblivious to the surrounding chaos, showcasing their remarkable ability to focus. So what's the error? Let's see. तो ये हमारा केस है यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का. डिस्पाइट द कैकोफनी ऑफ द बस्लिंग सिटी, द चिल्ड्रंस यहाँ पे लिखा हुआ है. सो इट डजंट मेक एनी सेंस. एज वी ऑल नो कि चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है, सो वी विल नोट एड एस हियर टू कन्वर्ट इट इन द प्लूरल फॉर्म. सो चिल्ड्रन की सिंगुलर फॉर्म वी ऑल नो होती है चाइल्ड. इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं. इट्स रिटन एज चिल्ड्रन. सो हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे किए थे, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर रहे हैं कि जिसका होल वर्ड ही वो चेंज हो जा रहा है. लाइक चाइल्ड है हमारा चिल्ड्रन में चेंज हो जा रहा है, ओक्स है हमारा ओक्सन में चेंज हो जा रहा है. सो करेक्ट सेंटेंस विल बी चिल्ड्रन से एस हम रिमूव कर देंगे बिकॉज चिल्ड्रन अपने आप में क्या है? प्लूरल फॉर्म है. So our next sentence is, the decision of police that the killing of millions of people did not amount to murder is quite debatable. What's the error? सो सेम इज द केस इन दिस सेंटेंस. यहाँ पे भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल वाला जो है लॉजिक अप्लाई हो जाएगा. द डिसीजन ऑफ पुलिस दैट द किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स, इट डजंट मेक एनी सेंस हियर बिकॉज पीपल अपने आप में क्या है? पीपल इज अ प्लूरल वर्ड इटसेल्फ. सो पीपल इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. पीपल इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. सो पीपल अपने आप में क्या है? प्लूरल नाउन है. सो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए एस ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है. सो इट विल बी मिलियंस ऑफ पीपल. मिलियंस ऑफ पीपल. नेक्स्ट सेंटेंस इज, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली. इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट. सो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी. सो हेडक्वार्टर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इट्स हेडक्वार्टर्स. इट विल बी रिटन एज हेडक्वार्टर्स. which means main branch or head office. So the sentence will be, the headquarters of the army is in Delhi. It's really very surprising that you don't know even this fact.
So our next sentence is bringing back to normal functioning of the working bodies after demonetization is the biggest concern for the people now. What's the error? So bringing back to normal functioning of the working bodies after demonetization is the biggest concern for the people now. The sentence is saying कि demonetization के बाद जो हमारी working bodies है, जो हमारे working people है, common people है, उनको उनकी normal functioning में या normal situation में उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है. So what's demonetization? Demonetization is, we can say, in short, demonetization ban of a specific currency or note. इसका हम फेमस एग्जांपल देख सकते हैं हमारे 2016 के केस में, जो हमारे 500 और 1000 के जो हमारे नोट थे, जो हमारी करेंसी थी, उनको चेंज किया जा रहा था, विच वॉज कॉल्ड एज नोटबंदी. डिमोनेटाइजेशन को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं नोटबंदी. सो जिसमें कोई एक स्पेसिफिक हमारी करेंसी का या स्पेसिफिक नोट का यूज बंद कर दिया जाता है, और तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमोनेटाइजेशन. सो ब्रिंगिंग बैक टू नॉर्मल फंक्शनिंग of the working bodies after demonetization is the biggest concern for the people now. See, the biggest, ये हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? superlative degree of adjective. ये हमारा adjective है. So adjective के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए होता है? noun चाहिए होता है. बट ये हमारे यहाँ पे क्या दे रहा है? ये अगेन यहाँ पे adjective दे रहा है. So it will not be concern, it will be concern. So concern is our noun here. So the sentence will be bringing back to normal functioning of the working bodies after demonetization is the biggest concern for the people now. Let's move to the next sentence. It is a scientifically accepted fact that laugh is the best medicine to remove stress and live a disease-free life. सो ग्रामेटिकली अगर हम देखें इस सेंटेंस में एक एरर हम देख सकते हैं, विच इज बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव हमारा जो यहाँ पे है, बिकॉज टू के बाद ये हमारे यहाँ पे एज टू इन्फिनिटिव यूज होगा. टू इन्फिनिटिव क्या होता है हमारा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. सो इट विल बी रिटन एज टू रिमूव. सो ग्रामेटिकली हम इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई एरर नहीं दिख रहा. दैट इट्स अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिजीज फ्री लाइफ. सो इट इज करेक्ट ग्रामेटिकली. बट लेट्स सी दिस sentence, this clause, laugh is the best medicine. It has to be corrected here because it's not a simple sentence, it's a saying. ये एक कहावत है हमारी, which is written as laughter is the best medicine. So our correct sentence will be, it is a scientifically accepted fact that laughter is the best medicine to remove stress and live a disease-free life. So let's see our next sentence. Her hair was smashed up badly in the wind by the time she reached the function hall.
What's the error in this sentence? So we can see in the starting of this sentence, her hairs. Her is what? Her is our possessive adjective here. It's possessive adjective. And hairs. Hairs को हम hairs लिखते ही नहीं है. hair को हम hair ही लिखते हैं. हमने काउंटेबिलिटी के बेस पे 2 टाइप्स किए थे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, बट हमने एक थर्ड पॉइंट उसमें किया था विच इज काउंटलेस, जिसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था वोटर है हमारा, सैंड सोइल है या फिर शुगर है, कि जिसको हम काउंट तो कर सकते हैं बट वो इतनी ज्यादा उसकी अमाउंट है, लाइक हमारा वोटर है, वोटर की ड्रॉप्स को हम काउंट कर सकते हैं बट वी डू नॉट काउंट इट एज, इसकी अमाउंट ही इतनी ज्यादा है कि हम इसको काउंट नहीं करते हैं, सो हम इसको काउंटलेस की कैटेगरी में रखते हैं. सो सेम इज द केस हियर. हेयर, सो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हेयर लिखेंगे, हेयर्स नहीं लिखेंगे. अगर हम इसको अदर फॉर्म में लिखना चाहते हैं सो वी कैन राइट एज हेयर को हम काउंटेबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लाइक अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर. सो हम इसको काउंटेबल कैसे बना सकते हैं, हेयर इज नॉट काउंटेबल बट स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इज काउंटेबल. लाइक आई कैन से देयर वर 2 strands of hair on his shirt. There were 2 strands of hair on his shirt. So by adding strands हम हेयर को काउंटेबल बना सकते हैं, अदरवाइज हेयर के साथ हम एस ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन. Let's see our next sentence. The news are surprising. The news are surprising. What's the error? So the news are surprising. अभी हमने हमारे क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो हमारी वर्ब होती है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. So news is our singular noun. We all know it's a singular noun. न्यूज का कोई प्लूरल भी नहीं होता है कि इसके साथ हम हमने एक वो किया था हमारे कि सिंगुलर को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी हिसिंग साउंड आती है, हिसिंग साउंड, तो उसको हम ES लगा के कन्वर्ट कर दे रहे थे. सो हम यहाँ पे सेम केस भी अप्लाई कर सकते हैं क्या कि न्यूज को हम कन्वर्ट कर दें हमारे प्लूरल फॉर्म में ES ऐड करके? नो, बिकॉज न्यूज इन इटसेल्फ मीन्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. सो न्यूज के तो हर एक लेटर का अपना, सॉरी it's not sound, it's south. So north, east, west, south. So news के तो अपने हर एक लेटर का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है. So S जो यहाँ पे है ये इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐड नहीं किया गया है, बट न्यूज अपने आप में एक वर्ड है और ये सिंगुलर है हमारा, सो इसके साथ हम S R ऐड नहीं करेंगे, इसके साथ हम ऐड करेंगे is. So the sentence will be the news is surprising. Let's see our next sentence. The police has arrested the thief. The police has arrested the thief. So पुलिस हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल नाउन है, अपने आप में ये है प्लूरल. अगर हम इसको सिंगल लिखना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं अ पुलिसमैन.
policemen, या हम इसको अगर स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं वी कैन राइट 2 policemen, बट यहाँ पे हमारा अगर द पुलिस दिया हुआ है सो हम इसको प्लूरल फॉर्म में ही काउंट करेंगे, हम इसको प्लूरल ही मानेंगे. सो द वर्ब विल बी प्लूरल हियर. द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. पुलिस हमारा यहाँ पे नाउन है, हमारा सब्जेक्ट है, और हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है. सो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी. सो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. Next one is the audience have appreciated the singer's performance. The audience have appreciated the singer's performance. So in this sentence, audience हमारा क्या है? Audience हमारा collective noun है. सो ऑडियंस हमारा एक कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन हमारे क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप. सो ऑडियंस किसका ग्रुप है, जो हमारे दर्शक होते हैं, बहुत सारे दर्शक, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ऑडियंस बोलेंगे कलेक्टिवली. सो इसको हम कैसे काउंट करते हैं, एक सिंगल यूनिट जैसे हम इसको काउंट करते हैं. सो ऑडियंस हमारा प्लूरल तो है नहीं है सब्जेक्ट, ऑडियंस इज अवर, मतलब हम इसको एक सिंगुलर यूनिट के जैसे काउंट करेंगे, सिंगल यूनिट के जैसे काउंट करेंगे. सो अवर हेल्पिंग वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द ऑडियंस हैज एप्रिशिएटेड द सिंगर्स परफॉर्मेंस. सो अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरी वन ऑफ द एप्लीकेंट्स सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट्स. सो एवरी वन ऑफ द एप्लीकेंट्स सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट्स. यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है एवरी वन, ये सिंगुलर है हमारा. सो इसके लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज किया गया है सेंटेंस में, एवरी वन ऑफ द एप्लीकेंट्स सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट्स. देयर हमारा इसके लिए ही यूज किया गया है, हमारे सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया गया है. सो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा ये जो प्रोनाउन इसके लिए यूज किया जा रहा है ये भी सिंगुलर होना चाहिए. सो हियर वी विल राइट आइदर हिज और आइदर हिज और हर. सो द सेंटेंस विल बी एवरी वन ऑफ द एप्लीकेंट्स सबमिटेड his or her certificates. So यहाँ पे there नहीं आएगा because there is plural. We will write here our singular pronoun because हमारा subject भी क्या है, हमारा subject भी क्या है, singular है. So every one of the applicants submitted his or her certificates. Let's move to the next question. The number of applicants have increased this year. The number of applicants have increased this year. सो इस सेंटेंस में हमारा क्या है, जो एप्लीकेंट्स हैं उनको एज ए सिंगल यूनिट काउंट किया जा रहा है. द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज. सो इसको अगर हम एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट कर रहे हैं सो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ये भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए. सो वी विल राइट दिस सेंटेंस एज the number of applicants has increased this year. The number of applicants has increased this year. So next one is a number of students has participated in the competition. Let's find the error in this sentence. सो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिविजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करी जा रही है. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करी जा रही है. इन प्लूरल फॉर्म हम स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं. सो एज प्लूरल फॉर्म हम इसको काउंट कर रहे हैं तो हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्लूरल होनी चाहिए स्टूडेंट के साथ हैव.
So our correct sentence will be a number of students have participated in the competition. So जो हमारा the number हम क्या चेंज आ गया, दोनों सेंटेंस कुछ सिमिलर ही हमें लग रहे हैं, बट जो हमारा द नंबर यहाँ पे यूज हो रहा है उसके साथ हमें क्या सेंस आ रही है, सिंगुलर की सेंस आ रही है, सो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज कर दे रहे हैं। बट जो हमारा अ नंबर है ये हमें क्या है, प्लूरल की सेंस दे रहा है, लाइक अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, सो इसके साथ हम हमारे प्लूरल वर्ब यूज कर दे रहे हैं, प्लूरल वर्ब। So I hope this clear to everyone. Let's move to the next question. The flexible of withdrawal from funds under the pension scheme would be tightened. What's the error? So the flexible सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमने एरर फाइंड कर लिए। दी हमारा आर्टिकल है, यहाँ पे दी इज अवर आर्टिकल हियर। सो आर्टिकल के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, आर्टिकल के बाद हमारा नाउन होना चाहिए, बट फ्लेक्सिबल इज अवर एडजेक्टिव। फ्लेक्सिबल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसको अगर हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे सो ये क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। So our correct sentence will be the flexibility of withdrawals from funds under the pension scheme would be tightened. So our next question is, he knocked out 4 tooths of his assailant with a single punch that night. Find the error. So he knocked out 4 tooths of his assailant with a single punch that night. What is assailant? Assailant means attacker or okay, it's attacker. अटैकर हमारा या फिर कोई भी हमारी ओपोजिशन में है पार्टी इज कॉल्ड assailant. So he knocked out 4 tooths. 4 के साथ हम क्या लेंगे, हमारा ओके वी ऑल नो 4 के साथ हम क्या लेंगे, 4 हमारा नंबर है जो हम प्लूरल नाउन लेंगे। तो इसने यहाँ पे लिख दिया टूथ्स। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल किया था जिसमें हमारा आ रहा था फुट का एग्जांपल आया था, जिसको हमने प्लूरल में चेंज किया था फीट। सो सेम इज द केस हियर, टूथ को हम प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, टीथ। So tooth doesn't make any sense here. Tooth हमारा यहाँ पे होता है सिंगुलर फॉर्म में और teeth हमारा होता है प्लूरल. So the correct sentence will be, he knocked out 4 teeth of his assailant with a single punch that night. So that's the ending of our questions. So I hope इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए हैं आई होप आप सभी को क्लियर होंगे। बट जिस किसी को कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में या फिर नाउन से रिलेटेड ऑल ओवर कोई भी डाउट है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।